गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। परमाणु की संरचना चैप्टर 3 में अभी तक हम लोगों ने क्या क्या चीज़ों के बारे में पढ़ लिया है, एक बार उसका क्विक रिवीजन करते हैं। हमने पढ़ा है कि परमाणु किसे कहते हैं, अणु किसे कहते हैं, तत्व, यौगिक, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है तथा परमाणु किन किन मूल कणों से मिलकर बना हुआ है। एंड कल के वीडियो में हमने बात की थी परमाणु रचना मॉडल में जे थॉमसन के परमाणु मॉडल के विषय में। आई होप यहाँ तक आपको पूरा अच्छे तरह से क्लियर हो गया होगा। आज हम पढ़ने वाले हैं रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल। रदरफोर्ड सर ने क्या किया था? सबसे पहले रदरफोर्ड सर थे कौन? ये ब्रिटेन के भौतिक वैज्ञानिक थे। इन्होंने अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग कर अपना नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया था। अल्फा प्रकीर्णन क्या होता है? जो अल्फा कण होते हैं वो एक तरह के धनावेशित कण होते हैं। अभी के लिए आप केवल इतना समझो कि अल्फा कण जो होते हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। रदरफोर्ड ने इस प्रयोग में सोने की पतली पन्नी, कितनी पतली पन्नी थी? 0.0004 सेंटीमीटर मोटी जो सोने की पतली पन्नी थी उसकी यहाँ पे मोटाई लिखी हुई है सेंटीमीटर में, पर अल्फ़ा कणों से बमबारी की। मतलब बहुत सारे उस पे अल्फ़ा कणों का मतलब वो जो सोने की पतली सी जो पन्नी थी उस पर रदरफोर्ड सर के द्वारा बहुत सारे अल्फ़ा कणों को छोड़ा गया या उस पर गिराया गया। जब उन्होंने, जैसे यहाँ पे आप इसको एज्यूम कर सकते हो कि ये क्या है, ये जो सर्कल है ये सोने की पतली पन्नी है और इस पर बहुत सारे ये जो लाइंस जो आपको दिखाई दे रही हैं जिस पर ऐसे एरो बनाया गया है, ये सारे क्या हैं? ये सारे अल्फ़ा कणों के जाने के पथ को दर्शा रहे हैं कि अल्फ़ा कण जो हैं वो किस मतलब कैसे और किस डायरेक्शन में गए हैं, ठीक है। और ये जो है ये ग्रीन कलर का जो सर्कल है ये क्या है? ये सोने की पतली पन्नी है। जब इन्होंने सोने की पतली पन्नी पर बहुत सारे अल्फ़ा कणों की एक तरह से बारिश करवाया या बहुत सारे अल्फ़ा कणों को सोने की पतली पन्नी के ऊपर उस पर गिराया, तो उन्होंने क्या देखा? अधिकांश अल्फ़ा कण पन्नी के आर पार सीधे चले गए। अधिकांश जो अल्फ़ा कण थे वो पन्नी के आर पार क्या हो गए? बिल्कुल सीधे सीधे चले गए। कुछ कण अपने पथ से विचलित हो गए। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि कुछ जो अल्फ़ा कण थे वो क्या हो गए? अपने पथ से विचलित हो गए, मुड़ गए। बहुत थोड़े से कण ऐसे भी थे जो पन्नी से टकराकर उसी मार्ग से वापस आ गए। ये देखो, ये जो अल्फ़ा कण है ये इस तरह से गया और ये पन्नी से टकराकर वापस अपने पुराने मार्ग की ओर चला आया। तो अगर मैं आपको बताऊं, चूँकि बुक में मेंशन नहीं हुआ है, तो रदरफोर्ड सर ने लगभग 20,000 अल्फ़ा कणों की बमबारी करवाई थी सोने की पतली पन्नी के ऊपर। उसमें से उन्होंने देखा था इस 20,000 में से केवल एक अल्फ़ा कण ऐसा था, इस 20,000 में से केवल एक अल्फ़ा कण ऐसा था जो कि पन्नी से जब ये टकराया तो वापस अपने पुराने मार्ग पर आ गया। इस 20,000 में से कुछ 1,000-2,000 अल्फ़ा कण ऐसे थे जो कि अपने मार्ग से क्या हो गए थे? विचलित हो गए थे। और बाकी जो सारे लगभग आप सोच सकते हो कि 95% जो अल्फ़ा कण थे वो बिल्कुल सीधे डायरेक्शन में चले गए। तो ये तो इनका प्रयोग था। अब इस प्रयोग से प्राप्त प्रेक्षण मतलब जो चीज़ उन्होंने देखा के आधार पर उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला? तो चलो निष्कर्षों को हम पढ़ लेते हैं। परमाणु का संपूर्ण धनावेश, ये बातें रदरफोर्ड सर के द्वारा बताई गई थी। परमाणु का संपूर्ण धनावेश जिसको हम बोलते हैं प्रोटॉन, क्योंकि जो परमाणु होता है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो परमाणु के उन्होंने बताया, रदरफोर्ड सर ने, कि परमाणु का जो संपूर्ण धनावेश होता है वो उसके केंद्र में उपस्थित होता है जिसे नाभिक कहते हैं। इस नाभिक का आयतन परमाणु की तुलना में बहुत कम होता है। देख सकते हो परमाणु इतना बड़ा है और उसका जो नाभिक है वो इतना छोटा है। परमाणु का नाभिक ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन से घिरा रहता है।
परमाणु का जो ये नाभिक होता है वो बहुत सारे ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर उपस्थित होते हैं। प्रयोग में अधिकांश अल्फा कण पन्नी के आर पार सीधे चले गए क्योंकि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। ठीक है, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है और चूंकि ऋण आवेश है तो ऋण और धन, और मैंने आपको पहले ही बताया कि जो अल्फा कण होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, तो अट्रैक्शन ही हुआ तो इसलिए वो सीधे चले गए, कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ अल्फा कण जो नाभिक के पास से गुजरे वे अपने पथ से विचलित हो गए क्योंकि नाभिक और अल्फा कण दोनों पर समान आवेश था। कुछ जो अल्फा कण थे, मैंने आपको बताया 20,000 में से लगभग 1-2,000 ऐसे अल्फा कण थे जो जब इस तरह से नाभिक के पास से जब होके वो गुजरे तो वो क्या हो गए, अपने पथ से वो विचलित हो गए, मुड़ गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो अल्फा कण है उस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, जो नाभिक है उस पर भी पॉजिटिव चार्ज है। धनावेशित कणों के बीच में प्रतिकर्षण होता है, रिपल्सन होता है, तो क्या होता है, एक प्रतिकर्षण बल वहाँ पे काम किया तो वो और ज़्यादा दूर हो गए। जो अल्फा कण नाभिक से सीधे टकराए वे नाभिक के द्रव्यमान के कारण वापस मुड़ गए। जो अल्फा कण 20,000 में से एक अल्फा कण था जो नाभिक से सीधे टकराया और इसके द्रव्यमान के कारण क्या हो गया, वो अपने वापस मार्ग की ओर मुड़ गया। अपने इन अवलोकनों एवं निष्कर्षों के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का एक नाभिकीय मॉडल दिया जिसे चित्र 3.5 में दर्शाया गया है। विभिन्न वैज्ञानिकों ने रदरफोर्ड के परमाणुविक मॉडल की आलोचना की। उन लोगों ने दर्शाया कि इस प्रकार का परमाणु स्थायी नहीं हो सकता क्योंकि नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा लगातार कम होती जाएगी और अंत में इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएंगे। रदरफोर्ड सर ने क्या चीज़ उन्होंने बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं किया था। उन्होंने ये नहीं बताया था कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, देखो बीच में क्या बताया था कि जो परमाणु का नाभिक होता है उस पर टोटल पॉजिटिव चार्ज रहता है और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर उपस्थित होते हैं, लेकिन नहीं बताया कि कैसे उपस्थित होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की उपस्थित होने का क्रम कैसा होता है, या वो खुद ही इस चीज़ को समझ नहीं पाए थे, तो उसके बारे में वो बहुत ज़्यादा स्पष्टीकरण नहीं दे पाए। केवल उन्होंने बताया कि हाँ, इलेक्ट्रॉन अर्थात ऋण आवेशित कण होते हैं और वो नाभिक के चारों ओर घूमते रहते हैं, लेकिन किस डायरेक्शन में घूमते हैं या कोई ऐसा कुछ कक्षाएं होती हैं जिसमें वो घूमते रहते हैं, इसके बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं बताया था। तो और दूसरे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया कि इस तरह से इलेक्ट्रॉन अगर अनिश्चित क्रम में, अनिश्चित व्यवस्था में अगर उपस्थित हैं और इस तरह से घूम रहे हैं नाभिक के चारों ओर, तो घूमते घूमते क्या होगा, उनकी एनर्जी लॉस हो जाएगी और एक ना एक दिन वो नाभिक में गिर पड़ेंगे, तब तो परमाणु का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो इस बारे में वो कुछ स्पष्टीकरण नहीं दे पाए, तो इसीलिए इनका भी जो परमाणुविक मॉडल है उसको उतनी मान्यता नहीं मिल पाई। लेकिन हाँ, इन्होंने बहुत अच्छा एक बात बताई थी, वो क्या था, लगभग इन्हीं के द्वारा खोजा गया था कि जो परमाणु का जो संपूर्ण धनावेश होता है वो उसके केंद्र में उपस्थित होता है, जिसे परमाणु का नाभिक कहते हैं। तो परमाणु के नाभिक की जो ये संकल्पना है, या ये जो परमाणु के नाभिक के बारे में जिन्होंने सर्वप्रथम बताया वो कौन थे, रदरफोर्ड थे। इसके अलावा रदरफोर्ड सर ने और क्या काम किया था, तो उन्होंने प्रोटॉन का नामकरण किया था। ठीक है, प्रोटॉन की खोज तो गोल्डस्टीन के द्वारा की गई थी, लेकिन नाम रदरफोर्ड सर के द्वारा रखा गया था। तो आज मैं आपको जो होमवर्क देने वाली हूँ वो आपको अपने साइंस की कॉपी में लिखना है। कल मैंने आपको बहुविकल्पीय प्रश्न को हल करवाया था और आज मैं आपको ट्रू एंड फॉल्स यहाँ पे सॉल्व करवाऊँगी और आपसे ये मैं बोलूँगी कि आप इसको अपने फेयर कॉपी के लाइनिंग वाले पेज पे लिख लेना। परमाणु अविभाज्य कण होता है, ये गलत बात है, क्योंकि आप सभी को पता है कि परमाणु को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में विभाजित किया जा सकता है। ये परमाणु के मूल कण होते हैं। किसी परमाणु के नाभिक में उसका द्रव्यमान होता है, तो बिल्कुल सही बात है, इसको आप आगे मैं आपको पढ़ाऊँगी। परमाणु में इलेक्ट्रॉन के निकलने से ऋण आवेशित आयन प्राप्त होता है, सही बात है। परमाणु जल में ऑक्सीजन की संयोजकता 3 होती है, ये गलत है। फिर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाते हैं।
प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। नील्स बोर के अनुसार परमाणु का समस्त द्रव्यमान तथा धन आवेश उसके नाभिक में उपस्थित होता है। इसके बाद आप स्तंभ क और स्तंभ ख का जो मिलान है उसको भी आप कर लेना। चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन की जो है वो ऋणावेशित कण होता है। कार्बन जो है वो एक तत्व है। तो आज का होमवर्क केवल यहीं तक रहेगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने जितना भी कुछ आपको पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।